हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं वो है क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें हम देखेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स होती क्या है और किस तरह से ये सेंचुरीज तक साइंटिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है और वो क्या है? वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। ये वो थ्योरी थी जिसने सेंचुरीज तक साइंटिस्ट को यूनिवर्स समझने में हेल्प की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्लासिकल मैकेनिक्स होती क्या है और क्वांटम मैकेनिक्स से पहले ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी। तो चलिए आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का कंप्लीट रिव्यू करते हैं सिंपल और इजी मेथड से। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, मतलब व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स। और आप इस तरह भी कह सकते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। और अगर आप कहें कि डेफिनेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स तो उसे भी आप लोग समझ सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स दरअसल फिजिक्स की वो ब्रांच है जो ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करती है, यानी चीज़ें मूव कैसे करती हैं, उन पर फोर्स का क्या इफेक्ट होता है और मोशन को मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। ये थ्योरी मेनली मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होती है, जैसे कार्स, प्लैनेट्स, फुटबॉल्स, रॉकेट्स या फिर मूविंग ट्रेन्स। इन सभी को हम लोग मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं जिनके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स काम करती है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि जैसे आइजक न्यूटन का क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या रोल रहा है। तो आइजक न्यूटन का क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि न्यूटन ने मोशन के फेमस 3 लॉज बताए थे जो हम 9th क्लास से पढ़ते आए हैं, और मेरे ख्याल में हर एक बच्चा उन न्यूटन के तीनों लॉज के बारे में बहुत कुछ जानता है। न्यूटन का फैसला ये था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और न्यूटन का सेकंड लॉ था कि फोर्स इक्वल्स मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, मतलब F इज इक्वल्स टू ma, यानी इतनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन, न्यूटन के सेकंड लॉ का मतलब ये था। न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करें तो हर एक्शन का ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल रिएक्शन होता है। जैसे अगर आप वॉल को पुश करें तो वॉल भी आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करती है, मतलब जैसा रिएक्शन वैसा ही, जैसा मतलब आपका एक्शन होगा वैसा ही उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। फिर न्यूटन ने ग्रेविटी का यूनिवर्सल लॉ बताया। उन्होंने बताया कि यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला देखते थे, F इज इक्वल टू जी m1m2/r²। इसी लॉ की वजह से प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं और ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ फॉल करते हैं। ये न्यूटन्स के लॉज और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद बारी आती है कि क्लासिकल मैकेनिक्स सक्सेसफुल थ्योरी कैसे थी। क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत सक्सेसफुल थ्योरी रही है सेंचुरीज तक। इसकी मदद से साइंटिस्ट प्लैनेटरी मोशन प्रिडिक्ट कर सकते थे, ब्रिजेस डिजाइन कर सकते थे, मशीन्स बना सकते थे और इंजीनियरिंग को डेवलप कर सकते थे। उस वक्त लोगों को लगता था कि फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब फिजिक्स में न्यू प्रिडिक्शंस या फिर न्यू इन्वेंशंस टेक्निक्स अपनाने की जरूरत नहीं, फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं था। क्लासिकल मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था डिटर्मिनिज्म, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वेलोसिटी और फोर्सेस पता हो, ये तीनों चीजें पोजीशन, वेलोसिटी और फोर्सेस अगर आपको पता हो तो उसका फ्यूचर परफेक्टली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। यूनिवर्स को एक प्रिडिक्टेबल मशीन समझा जाता था। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने एटम्स और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को स्टडी करना स्टार्ट किया। जैसे आप लोगों को पता है कि जब एक सर्च कंप्लीट होती है तो दूसरी सर्चेस की तरफ जाया जाता है। अब मैक्रोस्कोपिक और वर्ल्ड की जो ऑब्जर्वेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, तो साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को स्टडी करना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना हुआ। क्लासिकल मैकेनिक्स ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन बिहेवियर, ये वो चीजें थी जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज एटॉमिक स्ट्रक्चर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन बिहेवियर पर काम ही नहीं कर रहे थे, वो उसमें
फिट ही नहीं हो रहे थे, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे थे। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्लासिकल रूल्स फॉलो नहीं करते थे। इलेक्ट्रॉन्स कभी पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते थे और कभी वेव्स की तरह। ये चीज़ क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए इम्पॉसिबल थी कि क्लासिकल के इलेक्ट्रॉन्स कभी पार्टिकल की तरह और कभी वेव्स की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट को एक न्यू थ्योरी की ज़रूरत पड़ी और फिर क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई। क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को एक्सप्लेन करती है, जहां प्रोबेबिलिटीज, अनसर्टेनिटी और वेव फंक्शन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन गए। तो स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स की हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज भी कार्स, बिल्डिंग्स, रॉकेट्स और प्लेनेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स ही यूज होती है। अब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ रहे हैं तो उसका ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है क्लासिकल मैकेनिक्स के ला फेल हो गए थे तो क्वांटम मैकेनिक्स ही हर चीज के ऊपर लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लास जहां हम लोग मैक्रोस्कोपिक को स्टडी करते हैं, आज भी जब हम लोग मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तब हमें क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉस को ही यूज करना पड़ता है। और क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स तब लगाए जाते हैं जब हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में कोई भी चीज इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब हम क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन आज भी कार्स, बिल्डिंग्स, रॉकेट्स और प्लैनेटरी मोशंस को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स ही यूज होती है। लेकिन एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर क्वांटम मैकेनिक्स ज्यादा एक्यूरेट थ्योरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग फिजिक्स लेक्चर में इंशाल्लाह। जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।